मॉर्निंग जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिसे मैं आपके लिए और अधिक से अधिक प्रयास करता रहूं और नए नए क्वेश्चंस अखबारों से खोजता रहूं और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, जिससे आपको आसानी से ये मटेरियल अवेलेबल हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन, भारतीय क्रिकेटर कौन? संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत में पहला एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत में पहला एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजू सैमसन को। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में पहला एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में बनाया गया है? भारतीय क्रिकेटर है ये। कौन है? भारतीय क्रिकेटर, यानी कि क्रिकेट के क्षेत्र में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई को कतर के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट में लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? यूपीआई को फिलहाल में कतर के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट में लॉन्च किया है। कतर यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। यानी कि इससे पहले कितने देश थे जो यूपीआई को यूज करते थे? पहले थे 7 देश, और अब 8वां देश कौन सा बन गया है? कतर बन गया है। कौन सा बन गया है 8वां देश? 8वां देश बन गया है कतर, जो यूपीआई का यूज करेगा। विश्व के कुल डिजिटल लेन देन में से 50% ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहे हैं। यानी कि पहले जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन थे वो कैश में किया करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उनमें से लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा यूपीआई से सक्सेस हो रहे हैं या यूपीआई के थ्रू किए जा रहे हैं, जिससे ट्रांजैक्शन करना और भी आसान हो गया है। इसमें न तो हमें पैसों के चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें कैश निकालने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें घर में ज़्यादा कैश रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये यूपीआई एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जो 8वां देश है वो कौन सा बनाया गया है? कतर बन गया है, जिसमें यूपीआई को यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 8 से 11 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह एशिया के सबसे बड़े टेक और टेलीकॉम इवेंट्स में से एक है। क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 8 से 11 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है इसका, और यह एशिया के सबसे बड़े टेक और टेलीकॉम इवेंट में से एक होगा। आईएमसी में 6G, साइबर सिक्योरिटी, एआई और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। किस किस का इस आईएमसी में किस किस का प्रदर्शन किया जाएगा? इसमें आईएमसी के अंदर 6G का, साइबर सिक्योरिटी का, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी चीन में बना हुआ जियांग, कौन सा? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज अब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया है। अब इसकी घाटी से ऊंचाई कितनी है? 625 मीटर, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर है। ठीक है, कौन सा? अब चीन का जो हुआ चियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया है अब, और इस पुल की जो घाटी से ऊंचाई है यानी कि ज़मीनी ऊंचाई कितनी है? 625 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। एसआरओ, एसआरओ का मतलब क्या होता है? एसआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक गैर सरकारी समूह यानी कि प्राइवेट समूह है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आरबीआई जैसे संस्थान किसी खास उपयोग या सेक्टर की निगरानी और संचालन करने की अनुमति देते हैं। यानी कि आरबीआई क्या देती है? कोई भी ऑपरेशन करने की अनुमति देती है जो आरबीआई से रिलेटेड होता है या आरबीआई संस्था से रिलेटेड होता है, और जो प्राइवेट संस्था को अनुमति देती है कुछ लिमिटेशंस के साथ। इसका मकसद है कि उपयोग स्वयं अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करे। हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, ये कौन सी है? ये प्राइवेट एजेंसी है जिसको आरबीआई ने काम दिया है। कौन सी को? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एनबीएफसी सेक्टर का पहला एसआरओ बनाया। एसआरओ का मतलब उसे काम दिया गया है। ठीक है, और एसआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई के अनुसार एसआरओ बनने के लिए संस्था को सेक्शन 8 कंपनी होना आवश्यक है। यानी कि इसके लिए 8 सेक्शन कंपनी होने का क्या है? आवश्यक है।
किसी एक व्यक्ति के पास 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए और उसकी वित्तीय स्थिति क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसे एक बार हम वापस देखते हैं। एसआरओ, एसआरओ का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एक गैर सरकारी समूह है, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आरबीआई क्या करती है, संस्थान जो किसी खास उपयोग या सेक्टर के लिए हायर करती है और संचालन करने की अनुमति देती है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि उद्योग स्वयं अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करे। इसका काम क्या होता है, जिम्मेदारी या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करे, काम करे। हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एनबीएफसी सेक्टर का पहला एसआरओ बनाया है। पहला एसआरओ किसे बनाया है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। आरबीआई के अनुसार एसआरओ बनने के लिए संस्था को सेक्शन 8 कंपनी का होना आवश्यक है और किसी एक व्यक्ति के पास 10% से अधिक हिस्सेदारी ना हो। यानी कि 10% से अधिक एक व्यक्ति के पास क्या ना हो, उसका कोई हिस्सा ना हो। यानी कि उसे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा ना हो चाहिए। उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हैं ग्लोबल टेक फर्म। ग्लोबल टेक फर्म गूगल जल्द ही विशाखापट्टनम में 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 88,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 गीगावाट का बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है, डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने जा रहा है। यह कंपनी का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा, यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा, ये प्रोजेक्ट होगा भारत के अंदर। यह कदम भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में अहम साबित होगा और जुलाई 2028 तक कहाँ पे, जुलाई 2028 तक अदाव्यूरम, तारलुआड़ा और रामबिली 3 जगह कैंपस बनकर तैयार हो जाएंगे। कब तक, 2028 तक। ये मतलब ये टारगेट रखा गया है कि 2028 तक अदाव्यूरम, तारलुआड़ा और रामबिली 3 जगह कैंपस बनकर तैयार हो जाएंगे। काहे के, डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने जा रही है, यानी कि डेटा सेंटर क्लस्टर बना दिए जाएंगे 3 जगह पे। ठीक है, और इसकी कुल लागत कितनी आकी जा रही है, लगभग 88,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 10 अरब डॉलर रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड एआई की डेवलपर एंथ्रोपिक। क्लाउड एआई की डेवलपर कौन है, एंथ्रोपिक। 2026 की शुरुआत में भारत ने अपना पहला दफ्तर खोलेगी। भारत में क्या खोलेगी, ये अपना पहला ऑफिस खोलेगी या पहला ऑर्गेनाइजेशन खोलेगी। बेंगलुरु में खुलने वाला कंपनी का यह दफ्तर टोक्यो जापान के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एंथ्रोपिक का दूसरा ऑफिस होगा। यानी कि ये वर्ल्ड में दूसरा ऑफिस होगा। कहाँ, पहला कहाँ पे, टोक्यो जापान के अंदर, दूसरा कहाँ खोला जा रहा है, भारत के अंदर बेंगलुरु में खोला जा रहा है। इस ऑफिस के खुलने से, जिससे भारत में एंथ्रोपिक की उपस्थिति का विस्तार होगा, कंपनी की योजना भारतीय भाषाओं में एआई को बढ़ावा देगी। यानी कि भारतीय भाषाओं में भी एआई काम करेगी। एंथ्रोपिक के को फाउंडर और सीईओ कौन है, डोरियो अमोदेई। ठीक है, कौन है, डोरियो अमोदेई, सीईओ और को फाउंडर। ठीक है, एक बार इसे वापस देखते हैं। क्लाउड एआई डेवलपर एंथ्रोपिक 2026 की शुरुआत में भारत ने अपना पहला दफ्तर खोलेगी। पहला दफ्तर कहाँ खोलेगी, भारत में खोलेगी। और कहाँ खोलेगी, बेंगलुरु के अंदर खोला जाएगा। और पहला जो दफ्तर था वो कहाँ पर है, टोक्यो जापान के अंदर है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एंथ्रोपिक का दूसरा ऑफिस भारत में खोला जाएगा। इस ऑफिस के खुलने से, जिससे भारत में एंथ्रोपिक उपस्थिति का विस्तार होगा, कंपनी की योजना भारतीय भाषाओं में एआई को बढ़ावा देने की है। और एंथ्रोपी के को फाउंडर सीईओ कौन है, डोरियो अमोदोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया है। ये 8 अगस्त को हर साल 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल ही में 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, वायुसेना दिवस मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया था वो कौन सा था, वो था 93, यानी कि 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया था 8 अक्टूबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, वंडरपे को जयपुर में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कौन, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और किसमें, वंडरपे को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फिनटेक इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने दिया कुमारी ने दिया ये अवार्ड। यह सम्मान कंपनी की तेज प्रगति और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया गया है। वंडर पे के निदेशक अश्विनी वर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। यह पुरस्कार किसने दिया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने दिया है। और किसने ग्रहण किया है? ये जो वंडर पे के निदेशक है अश्विनी वर्मा ने यह पुरस्कार क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक है। और कौन सी कंपनी के लिए, कौन सी कंपनी को दिया है? वंडर पे की जो निदेशक है अश्विनी वर्मा को दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ओन स्कूल की स्टूडेंट ऋषिका वर्मा, कौन? ऋषिका वर्मा ने राज्य स्तरीय एसजीएफआई अंडर 17 गर्ल्स टेबल टेनिस में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, सफलता हासिल की है। ऋषिका ने एक गोल्ड व्यक्तिगत स्पर्धा में और दूसरा काय में जीता है? टीम स्पर्धा में जीता है। ठीक है। रितिका ने सेमीफाइनल में नागौर की मात्री और फाइनल में बीकानेर की यशु सांकला को हराया है। ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं इसे। माई ओन स्कूल की स्टूडेंट ऋषिका शर्मा ने राज्य स्तरीय एसजीएफआई अंडर 17 गर्ल्स टेबल टेनिस में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऋषिका ने एक गोल्ड व्यक्तिगत स्पर्धा में और दूसरा टीम स्पर्धा में जीता है। ऋषिका ने सेमीफाइनल में नागौर की मात्री और फाइनल में बीकानेर की यशु शुक्ला को हराया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सरकार देश में दुर्लभ अर्थ मैग्नेट यानी कि जो बहुत कम पाया जाता है, सरकार ने देश में दुर्लभ अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 7,350 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने वाली है। इसका उद्देश्य क्या होगा? सालाना 6,000 टन उत्पादन क्षमता के साथ एंड टू एंड स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। और इस योजना के तहत 5 एकीकृत अर्थ मैग्नेट प्लांट लगाए जाएंगे। कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 5 एकीकृत अर्थ मैग्नेट प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं। सरकार देश में दुर्लभ अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 7,350 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने वाली है। इसका उद्देश्य सालाना 6,000 टन उत्पादन क्षमता के साथ एंड टू एंड स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। और इस योजना के तहत लगभग 5 मैग्नेट प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे, यानी कि इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अगला रोजर पे। अब रोजर पे क्या है? रोजर पे एनपीसीआई और ओपन एआई ने एंजेटिक पेमेंट की शुरुआत की है। कहीं की शुरुआत की है? एंजेटिक पेमेंट की शुरुआत किसने की है? रोजर पे, एनपीसीआई और ओपन एआई ने। ठीक है। एंजेटिक की पेमेंट की शुरुआत की है। यह यूजर्स को चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म के भीतर ही शॉपिंग की पूरी प्रक्रिया, ऑर्डरिंग और पेमेंट को सहजता से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब अब लेन देन के लिए आपको चैट इंटरफेस से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस खास पहल का उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी पेमेंट का अनुभव सभी के मुकाबले में आसान बनाना है। ठीक है। और रोजर पे के सीईओ कौन है? हर्षिल माथुर कौन है? रोजर पे के सीईओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड लिस्ट एक ऐसी सूची है। रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट एक ऐसी सूची है जिसमें उन जीव जंतुओं और पौधों के नाम होते हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। यह सूची बताती है कि कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त, अत्यंत संकटग्रस्त और कमजोर स्थिति में हैं। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में जारी करेगा। ठीक है। यह सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर के बीच आबू धाबी UAE में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के पौधों, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों, उभयचरों और कीट की स्थिति बताई जाएगी। IUCN हर 4 साल में होने वाला एक बड़ा सम्मेलन है, यानी कि ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। एक बार वापस देखते हैं। रेड लिस्ट क्या होता है? एक ऐसी सूची है जिसमें उन जीव जंतुओं और पौधों के नाम होते हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। यह सूची बताती है कि कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त, अत्यंत संकटग्रस्त और कमजोर स्थिति में हैं।
भारत अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में जारी करेगा। यह सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर के बीच आबू धाबी UAE में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के पौधों, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों, उभयचरों, कीटों की स्थिति बताई जाएगी। IUCN हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक बड़ा सम्मेलन है। अगला आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए जो अखबारों से मैं क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए जो छांट कर लाता हूँ वो फिर से लेकर आऊँगा। आपको चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, अच्छी मेहनत करूँ। धन्यवाद।